जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब नंबर 1। मेरे विचार में यह संयुक्त प्रवर समिति के मेरे उन साथियों के हित में रहेगा जिन्हें उन बातों का पता नहीं है जिनके परिणाम स्वरूप यह श्वेत पत्र तैयार किया गया कि मैं इस सांप्रदायिक पंचायत के क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति के इतिहास और इसे क्यों तैयार किया गया है, इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताऊं। जहां तक सरकार का संबंध है, इसका श्वेत पत्र में दिए गए अन्य सुझावों के बारे में अपना भिन्न दृष्टिकोण है। नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रथम और द्वितीय दोनों सत्रों में उन सीटों की संख्या जो भारत में विभिन्न बड़े समुदायों को विधानमंडल में प्राप्त होंगी और इन सीटों के निर्वाचन की रीति दोनों के संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर सहमति न हो पाने के कारण उत्पन्न हुई अड़चन के पश्चात बड़ी मुश्किल से प्रगति हुई। निर्वाचन के बारे में मुख्य प्रश्न था कि क्या पृथक निर्वाचक मंडल रखे जाएं या आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की प्रणाली अपनाई जाए। इन शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए देखिए स्टेट यूटरी कमीशन की रिपोर्ट के प्रथम खंड के पैरा 149 और 150। इन समस्याओं के संबंध में सहमति तैयार किए जाने के लिए काफी प्रयास किए जाने के बावजूद बार बार असफल रहने के कारण अब तक तैयार किए गए संविधान में महत्वपूर्ण कमी तो है ही, साथ ही कुछ अल्पसंख्यक समुदाय संविधान के उन अन्य पहलुओं पर आगे किसी प्रकार की चर्चा करने से भी वंचित रहे हैं जिनका प्रभाव सांप्रदायिक है, जब तक कि उन्हें यह पता न चले कि विधानमंडलों में उन्हें कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नंबर 3, तदनुसार प्रगति के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को बड़े संकोच के साथ इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए वाद होना पड़ा है और उसका फैसला न्यूनाधिक रूप से मध्यस्थ के पंचायत जैसा है। सरकार ने अवार्ड के उपबंधों को संसद में अपने प्रस्ताव में सम्मिलित किया है। इस अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों के गठन और उनके निर्वाचन की रीति का समावेश है। इन बातों में विशुद्ध रूप से अति सांप्रदायिक प्रश्नों जैसे विशेष हितों के लिए स्थानों की संख्या और विधान मंडलों के आकार से संबंधित जैसे मामलों में शामिल प्रश्नों को अलग कर पाना असंभव पाया गया। फिर भी ऐसे मुद्दों पर सरकार को भारतीय मताधिकार लुथियन समिति की सलाह से लाभ मिला। अवार्ड 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया और पैरा 4147 में वर्णित रूप से संसद में पेश किया गया। नंबर 4, दलित वर्गों की बाबत परिवर्तन के अधीन रहते हुए जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है। अवार्ड के उपबंधों को श्वेत पत्र के पृष्ठ 81 और 93 पर उद्धृत किया गया है। पृष्ठ 91 पर निर्वाचन विषयक उपबंध कुछ संक्षिप्त रूप में है। 5, अवार्ड के प्रावधान में की गई घोषणा का यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा 4, सरकार बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहती है कि वह स्वयं ऐसी किसी बातचीत में भाग नहीं लेगी जो उसके फैसले के पुनरीक्षण की दृष्टि से शुरू की जाएगी और इसमें उपांतरण किए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होगी। यदि सभी प्रभावित पक्ष इसका समर्थन नहीं करते हैं तो भी वह किसी
सहमति जन समझौते के लिए यदि यह प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है, अपने द्वार खुले रखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः यदि नवीन भारत सरकार अधिनियम पारित किए जाने से पूर्व उनका समाधान हो जाता है कि संबंधित समुदायों के गवर्नर के एक या अधिक प्रांतों के संबंध में या संपूर्ण ब्रिटिश भारत की बाबत किसी व्यवहारिक वैकल्पिक योजना पर परस्पर सहमति व्यक्त कर दी है, तो वह संसद से यह सिफारिश करने के लिए तैयार है कि उन उपबंधों के स्थान पर जिनकी रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत है, नए उपबंध रखे जाएं। 6. आबार्ड के बाद से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसका इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। अवार्ड जारी किए जाने पर श्री गांधी ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित इसमें किए गए उपबंधों के प्रति आपत्ति करते हुए उसके विरोध में अनशन करने का फैसला किया, क्योंकि श्री गांधी के विचार में इससे हिंदू समाज का कृत्रिम विभाजन हो जाएगा। प्रकाशित दस्तावेजों में प्रधानमंत्री ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिससे सरकार इस मत का समर्थन नहीं कर सकी, किंतु श्री गांधी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। श्री गांधी के मार्गदर्शन में सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधियों और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों, जिनका नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, के बीच अब बातचीत शुरू हुई है। परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों के स्थानों की संख्या उपर्युक्त रूप में बढ़ा दी गई, जैसा कि सांप्रदायिक पंचायत में सिफारिश की गई थी, और एक मित्र और एक भिन्न निर्वाचन प्रणाली प्रतिस्थापित की गई। सवर्ण हिंदुओं के लिए हिंदू सीटों, जिन्हें तकनीकी रूप में सामान्य सीट कहा गया, और दलित वर्गों की सीटें मिलाकर कुल संख्या पूना समझौते के अधीन वही रही जो मूल सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार थी। सरकार ने अपने सांप्रदायिक पंचायत में उपर्युक्त पैरा 4 में वर्णित उपबंधों के अधीन एक परस्पर सहमति जन व्यवहार विकल्प के रूप में रूपांतरण करते हुए इस समझौते के उपबंधों को स्वीकार कर लिया, और इसकी घोषणा किए जाने पर श्री गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। श्वेत पत्र के पृष्ठ 91 और 93 पर दिए गए प्रस्ताव में पूना समझौते की शर्तों का उल्लेख है। 7. अतः श्वेत पत्र के प्रस्तावों के संबंध में, जिनके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों के गठन और इनके निर्वाचन की रीति का समावेश है, सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह ऐसे प्रस्तावों को छोड़कर जिन पर संबंधित समुदाय परस्पर सहमत हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार के फेरबदल हेतु संसद से सिफारिश करने के लिए भी निर्दिष्टतः कृत संकल्प नहीं है, और वह इस प्रकार का परिवर्तन किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की बातचीत में भाग लेने के लिए भी कृत संकल्प नहीं है। सरकार के इस दृढ़ संकल्प के निर्वचन के अंतर्गत पूना समझौते के वे उपबंध भी सम्मिलित हैं जिन्हें उसने उपर्युक्त परिस्थितियों में स्वीकार कर लिया है। 8. मूल सांप्रदायिक पंचायत इस तथ्य के कारण केवल प्रांतीय विधानमंडलों के संबंध में था कि क्रमशः ब्रिटिश भारत के संघीय विधानमंडल और ब्रिटिश भारतीय देशी राज्यों को दी जाने वाली सीटों की संख्या से संबंधित विनिश्चय के लंबित रहने के कारण केंद्र के लिए स्थानीय उपबंध नहीं किए जा सके। श्वेत पत्र के परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड में दिए गए प्रस्ताव में, जिनका परिशीलन श्वेत पत्र की प्रस्तावना के पैरा 18 के अनुसार किया जाना चाहिए। अब इस विषय पर सरकार के प्रस्ताव वर्णित हैं। ये प्रस्ताव वास्तव में मूल सांप्रदायिक पंचायत के अनुपूरक हैं, फिर भी सरकार ने उपर्युक्त मूल घोषणा के पैरा 4 में वर्णित
दृढ़ संकल्प की भांति उनके बारे में भी निर्दिष्ट दृढ़ संकल्प नहीं किया है। अतः वह केंद्रीय विधानमंडल में समुदायों के बीच सीटों के आवंटन के इन प्रस्तावों पर नए सिरे से विचार करने की इच्छुक नहीं है और वह इन प्रस्तावों को अपनी दृष्टि से उस रूप में मानने को तैयार नहीं है जिस प्रकार वे प्रांतीय सांप्रदायिक पंचायत में दिए गए हैं। सरकार को संघीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत की 1/3 सीटें मुसलमानों को आवंटित किए जाने और क्रमशः ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को आवंटित सीटों के प्रतिशत इन दो मुद्दों के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर घोर आपत्ति है। 9 सारांश में उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत में केवल विधान मंडलों के गठन का उल्लेख है। इसका संविधान में वर्णित विभिन्न प्रकार के मुद्दों जो कि समान प्रकृति के हैं, उदाहरणतः गवर्नरों और गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध, मूल अधिकारों आदि से कोई संबंध नहीं है और सांप्रदायिक पंचायत में दी गई विभिन्न बातों के संबंध में भी सरकार ने अपनी स्थिति और वे शर्तें स्पष्टतः परिभाषित कर दी हैं, मात्र जिनके आधार पर वह इनसे हटना न्यायोचित समझेगी। 7231 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन, क्या कभी इन कार्रवाइयों के दौरान भारत मंत्री ने हमारे समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव रखने के बारे में सोचा है? माननीय सैमुअल होर, अवश्य मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक संविधान अधिनियम में कहीं न कहीं संवैधानिक शक्तियों के लिए उपबंध होना चाहिए। 7232 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के इसी प्रकार के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। परिशिष्ट में कतिपय भागों का उल्लेख है। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में ऐसा प्रत्येक संविधान अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम की प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है। 7236 लॉर्ड सेल्सबरी, मैंने इसका उतना ही अध्ययन किया है जितना मैं इस समय कर सकता हूँ, किंतु मैं इसे पूर्णतः समझ नहीं पाया हूँ। माननीय सैमुअल होर, यदि लॉर्ड सेल्सबरी सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः दृष्टिपात करेंगे, यह उन प्रश्नों में से एक है जिन पर हमें विचार करना है और इसके लिए हमें अंततः संविधान अधिनियम में कुछ उपबंध करना है, तो मेरे विचार में वह इसे पूर्णतः समझ जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत सरकार अधिनियम की 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों को भारतीय विधानमंडल द्वारा निरस्त अथवा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। 7260 मार्क्वेस ऑफ जेटलैंड, क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ उन 4 निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में जहाँ से दलित वर्ग के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, क्या वे क्षेत्रीय अति व्याप्ति करेंगे? माननीय सैमुअल होर, मैं नहीं समझता कि ऐसा किया गया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्हें अति व्याप्त न करते हुए चुना जाएगा। संपूर्ण मद्रास क्षेत्र को 15 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से 11 क्षेत्र मेरे विचार में समान होंगे। 7261 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामान्य 15 होंगे। माननीय सैमुअल होर, मैंने कुल 19 में से 11 सामान रखे हैं। इनमें 11 क्षेत्र 1 सदस्य वाले और 4 क्षेत्र 2 सदस्य वाले हैं। 7262 श्री जफरुल्लाह खां, क्या मैं माननीय फिंड लेटर स्टुअर्ट से इसके एक पहलू को समझने के लिए एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूँ, कल्पना कीजिए कि 4 व्यक्तियों का एक पैनल चुना जाता है और जब वे चुनाव लड़ते हैं अथवा यह विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए आरक्षित है,
यह स्पष्ट है कि यदि चुनाव लड़ा गया तो प्रत्येक व्यक्ति जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है वोट देगा, किंतु कल्पना कीजिए इनमें से 3 यह कहें कि हम इस चुनाव में लड़ना नहीं चाहते, तो क्या उनके लिए चुनाव होने से पूर्व उससे हटना संभव नहीं होगा? माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट, यह पूना समझौते की व्याख्या है। माननीय सैमुअल होर, डॉक्टर अंबेडकर का क्या कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही कि वे सब चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं है। माननीय एन सरकार, तो बात तो है, किंतु ऐसी भाषा प्रयुक्त नहीं की गई है। श्री जफरुल्लाह खां, एक और पहलू है और वह यह है कि क्या इन विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्ग 4 उम्मीदवार खड़े करने के लिए बाध्य हैं? कल्पना कीजिए कि वे केवल एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं, क्या इससे समझौते की शर्तों का पालन हो जाएगा? सरकार समझौते के अनुसार इस पहलू के विषय में क्या सोचती है? माननीय एपी पात्रो, इससे प्रारंभिक निर्वाचन का प्रायोजन ही विफल हो जाएगा। क्या प्रारंभिक निर्वाचन का अभिप्राय एक सीट पर 4 लोगों को चुनना है? माननीय एन सरकार, डॉक्टर अंबेडकर ईमानदारी से बताएंगे कि जो व्याख्या मैं कर रहा हूं वही पूना समझौता किए जाने के समय समझा गया था। यह मान लिया गया था कि दलित वर्गों को चारों का चुनाव करने की बजाय केवल एक को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस स्थिति में एक अपने आप चुना जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही। श्री जफरुल्लाह खां, यदि वे 4 आदमी खड़ा करते हैं तो एक हट सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ। माननीय एन सरकार, क्या मैं समिति के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूँ? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि समिति संक्षेप में इन्हें समझ सके। सांप्रदायिक निर्णय 17 अगस्त 1932 का है। माननीय सैमुअल होर, 16 अगस्त 7489। माननीय एन सरकार, मेरी प्रति में 17 अगस्त है। एक दिन से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस निर्णय या निश्चय के अनुसार विशुद्ध परिणाम यह निकलता है कि जहां दलित वर्गों का संबंध है वे साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देंगे और उनकी सीटों की संख्या 10 होगी और यह व्यवस्था 20 वर्ष तक रहेगी और उसके पश्चात समाप्त हो जाएगी। अत्यंत संक्षेप में यही निश्चय किया गया था। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 7490। माननीय एन सरकार, एक अन्य तारीख 18 अगस्त 1932 की है। यह वह तारीख है जब महात्मा गांधी ने अनशन की धमकी देते हुए प्रधानमंत्री को अपना पत्र लिखा था। मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूँ। यह अनशन तभी समाप्त होगा जब ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय में परिवर्तन करेगी और दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की योजना वापस ले लेगी। महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री को अनशन और इसके परिणामों की धमकी देते हुए पत्र लिखा था। क्या वह तारीख आपको पता है? माननीय सैमुअल होर, मेरे पास तारीख नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह तारीख सही है। 7491। माननीय एन सरकार, क्या भारत मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या मैं इन सब तारीखों का उल्लेख अपने प्रश्नों में कर सकता हूँ और यदि कोई गलती हो तो बाद में बातचीत द्वारा या किसी अन्य प्रकार से बता दी जाए? माननीय सैमुअल होर, हाँ। 7492। माननीय एन सरकार, मैं तारीखें बता रहा हूँ। तारीख 18 अगस्त को वह पत्र महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा था। तारीख 8 सितंबर 1932 को प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को लिखा था कि प्रधानमंत्री की योजना अर्थात सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों को हिंदू समाज से अलग नहीं किया है। 8 सितंबर वह तारीख है जब प्रधानमंत्री ने
महात्मा गांधी को यह समझाने की चेष्टा की थी कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। 15 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने 17 और 18 सितंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किए जाने का आह्वान करते हुए कुछ समाचार पत्रों में एक अधिसूचना जारी की थी। प्रेस में प्रकाशित आमंत्रण में कुछ मित्रों को कहा गया था। यह 18 सितंबर 1932 की बात है। तारीख 16 सितंबर 1932 को उसी भद्र पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रेस में एक और घोषणा की गई कि स्थान दिल्ली से बदलकर बंबई कर दिया गया है और 20 सितंबर 1932 को वह अनशन, जिसे बाद में आमरण अनशन बताया गया, प्रारंभ हुआ। तारीख 24 सितंबर को महात्मा गांधी की दशा गंभीर बताई गई और तारीख 25 सितंबर 1932 पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाद में इन्हें सही कर सकते हैं या इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 7493। माननीय एन सरकार, अपने अगले प्रश्न में मैं आपको कुछ और तारीखें बता रहा हूं और यदि आप अभी उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, किंतु मैं अपना पक्ष कथन सामान्यतः इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं इन बातों से संबंधित इन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षी प्रस्तुत करूंगा। समझौते पर तारीख 25 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते पर बहुत से लोगों के हस्ताक्षर हैं। मैं उन सब नामों को पढ़ना नहीं चाहता। बंगाल के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अगले दिन तारीख 26 सितंबर 1932 को दिल्ली में 11 बजे गृह सदस्य ने सरकार द्वारा समझौते को स्वीकार करने की घोषणा की और कहा, सरकार को यह जानकर काफी संतोष हुआ कि दलित वर्गों और शेष हिंदू समाज के नेताओं के मध्य सहमति हो गई है। अगले ही दिन इसकी विधानसभा में घोषणा की गई। इन तारीखों की आप जांच कर सकते हैं। क्या मैं उन बातों पर विचार करते हुए, जैसा कि आपने अपने कल के उत्तर में भी कहा था कि सरकार समझती है कि दलित वर्गों और शेष हिंदू समाज के नेताओं में सहमति हो गई है, यह आपका विचार हो सकता है। माननीय सैमुअल होर, आपकी बात पूरी होने पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 7494। माननीय एन सरकार, मेरा प्रश्न पूरा हो गया है। माननीय सैमुअल होर, सरकार ने गलत या सही रूप में अपने मूल सांप्रदायिक पंचाट के पैरा 4 की शर्तों के अधीन पूना समझौते को संबंधित पक्षकारों के मध्य एक अखिल भारतीय करार के रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्थात यह दलित वर्गों और अन्य हिंदुओं के मध्य एक करार है। प्रत्येक भारतीय सामान्य जानता है कि पूना समझौता बातचीत में हुई प्रगति का परिणाम है और माना गया कि सभी प्रांत बद्ध पक्ष यह सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि उनके विचारों की उपेक्षा न की जाए। संभवतः यह कहना महत्वपूर्ण रहेगा। मैं समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समझौते की घोषणा के काफी समय बाद तक बंगाल से किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। वास्तव में विचार विमर्श के दौरान हमें इस समझौते के पक्ष में अनेक तार प्राप्त हुए और इन अनेक तारों में से एक भी तार ऐसा नहीं था जिसमें इसके विरुद्ध कुछ कहा गया हो। मुझे तत्काल स्मरण हो आया कि इनमें से एक और तार बंगाल के एक प्रतिष्ठित नागरिक रविंद्रनाथ ठाकुर का था। मुझे नहीं मालूम कि बंगाल में विरोध कब आरंभ हुआ और मैं नहीं बता सकता कि सरकार के समक्ष किसी प्रकार के अभ्यावेदन रखे गए और उनके द्वारा पूना समझौता स्वीकार किए जाने के 3 माह उपरांत ऐसा कुछ हुआ।
सरकार बंगाल के संबंध में समझौते के गुणाओं व गुण के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती है। वास्तव में सरकार बंगाल के बारे में संबंधित पक्षों में आपसी सहमति से किए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, किंतु सरकार अपनी हैसियत में मूल सांप्रदायिक पंचाट की शर्तों द्वारा इस उद्देश्य से किसी प्रकार की बातचीत में भाग लेने से स्वयं प्रतिवादित है। 7495 श्री M.R. जयकर। माननीय रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या तार भेजा था? क्या उन्होंने उस समझौते का अनुमोदन किया है? माननीय सैमुअल होर। उन्होंने सरकार से समझौते को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। माननीय तेज बहादुर तपरू। माननीय सैमुअल होर, क्या मैं आपको और समिति के इस विषय में एक और बात से अवगत करा सकता हूँ? जिस समय इस संबंध में बातचीत चल रही थी, उस समय मैं और श्री जयकर दोनों लगभग 4-5 दिन तक पूना में थे। मुझे कुछ याद पड़ता है कि बंगाल के हिंदुओं से तार प्राप्त हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप में 2-3 बंगाली हिंदुओं से तार प्राप्त हुए। ये तार मेरे पास इस समय यहाँ नहीं है। और आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय रविन्द्रनाथ ठाकुर श्री गांधी से अनशन समाप्त करते समय या उसके कुछ समय बाद जेल में मिले थे। जहाँ तक मुझे याद है, इसमें सुधार किया जा सकता है। माननीय हरि सिंह गौर मुलाकात हुई थी। माननीय तेज बहादुर सप्रू। एक समारोह आयोजित किया गया था। मैं समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद पूना से चल दिया था। यह सब मेरे चले आने के बाद ही हुआ था। श्री जयकर वहाँ थे और वह इस बारे में बता सकेंगे। 7496 माननीय N.N. सरकार। या माननीय सैमुअल होर को मालूम है कि माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर ब्राह्मण हैं? माननीय सैमुअल होर, ऐसा ही है। यह मुझे माननीय निरपेक्ष सरकार से ज्ञात हुआ है। फिर भी निर्विवाद तथ्य यह है कि कई सप्ताह हमें भारत से असंख्य तार और पत्र मिले थे, जिनमें समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया गया था और उसके विरोध में एक भी पत्र नहीं मिला था। 7497 माननीय N.N. सरकार। मैं बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर साक्ष्य लिया जाए। लेकिन क्या आपने उन तारों की छानबीन की है? क्या वे सब कांग्रेस के लोगों की ओर से आए थे? माननीय सैमुअल होर, वे सब हिंदुओं की ओर से आए थे और मैं एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं मानूंगा कि वे पूरी तरह कांग्रेसी हिंदुओं से आए थे। 7498 माननीय N.N. सरकार। जहाँ तक इस बात का संबंध है, उस समय या उसके आसपास पर्याप्त विरोध नहीं किया गया था तथा कुछ लोगों से तार मिले थे। क्या मैं आपके सामने यह स्थिति रख सकता हूँ कि जब महात्मा गांधी ने वह धमकी दी थी, उस समय हिंदुओं के एक विशाल वर्ग को हर तरह से नीचा दिखाने का ही सवाल नहीं था? क्या यह कहना सही नहीं होगा कि यही स्थिति महामहिम की सरकार की भी थी? माननीय सैमुअल होर, यह कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आया। 7499 माननीय N.N. सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बात समझ में आ गई है, जब उन्होंने कहा था मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ जब तक कि ब्रिटिश सरकार यह नहीं करती है, आपने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 508 का उल्लेख करके नहीं कहा। यह एक अपराध है, किंतु हम अब आपको जेल से बाहर जाने देना चाहते हैं। क्या यह महामहिम की सरकार की भी समझ में अध्यारोई बातों के कारण नहीं था? क्योंकि इस
व्यक्ति को अनशन करने दिया गया तो इसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। अतः भारतीय दंड संहिता के अधीन जो एक अपराध था उसमें अपने मौन स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि आपकी यह प्रस्तावना थी कि जो आदमी दूसरे कारणों से जेल में रखा जाना चाहिए वह अब जेल से बाहर आना चाहिए। यह बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, माननीय नृपेंद्र सरकार, निश्चित रहे कि हमने किसी भी तरह किसी भी प्रकार की धमकी अथवा किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई नहीं की। हमने इस प्रश्न के जिस पहलू को देखा था वह केवल ऐसा क्या किया गया समझौता ऐसा समझौता था जैसा हमने सांप्रदायिक फैसले के अधीन परिकल्पित किया था। वह निर्णय समस्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया गया था। इसके बाद और कई सप्ताह तक हमें यह पूर्णतः सुनिश्चित प्रतीत होता था कि यह समझौता ऐसा ही है। 7500 माननीय एन सरकार, मेरे विचार में आपको ज्ञात है कि दिसंबर 1932 में मैंने एक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसके साथ कई तार संलग्न थे जो यहाँ बंगाल परिषद के सदस्यों से नवंबर में प्राप्त हुए थे। माननीय सैमुअल होर, मुझे ज्ञात है कि माननीय नृपेंद्र सरकार ने शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रश्न पर गहरी रुचि दिखाई है। माननीय एन सरकार, मैंने वह पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया था जैसा कि परिषद के सदस्यों ने अनुरोध किया था और आप देखेंगे कि इससे पहले मैंने बंगाल परिषद के 25 सदस्यों के विरोध का तार प्रधानमंत्री को भेजा था कि बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है आदि। वह डॉक्टर अंबेडकर को दिखा दिया गया था जिन्होंने यह पता लगाने के लिए बंबई एक तार भेजा था कि इस तार का क्या उत्तर है। मैंने इस तार को उन्हें दिखाना उचित समझा था ताकि वे बंबई से अपना पक्ष कथन प्राप्त कर सकें और यह वही उत्तर है जो इन्हें मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय नृपेंद्र सरकार, मुझे क्षमा करें, मैं आश्वासन देता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। माननीय नृपेंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा तार मुझे दिखाया था और उसके बारे में बंबई से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझसे कहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माननीय एन सरकार, मेरे पास एक प्रति है जो मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी और जो उत्तर इन्हें मिला था मैं आपके सामने पढ़ूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह उत्तर नहीं है, यह मुझे भेजा गया एक पृथक तार है। माननीय एन सरकार, मुद्दा तार की विषय वस्तु का है जिसमें कहा गया है कि बंगाल के हिंदू बंबई आने में अपनी चूक के कारण इससे बाध्य हैं। अर्थात यह इस आधार पर कहा गया था कि हम इसलिए बाध्य हैं क्योंकि हमने समझौते में भाग नहीं लिया था। मेरे विचार में प्रधानमंत्री को जो तार भेजे गए थे उनमें आपने यह अवश्य देखा होगा। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे तार केवल दिसंबर में भेजे गए और उस समय नहीं भेजे गए थे जब बातचीत वास्तव में चल रही थी। 7501-2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नवंबर का तार दिसंबर में भेजा गया था और मैं उत्तर का इंतजार कर रहा था। बंगाल परिषद की बैठक इन वार्ताओं के बाद पहली बार नवंबर में हुई थी। बैठक के तुरंत बाद ही 25 सदस्यों ने अपना अभ्यावेदन तार द्वारा प्रधानमंत्री को भेज दिया था। मैं आपको केवल यह बताना चाहता था कि जो कुछ भी कहा गया हो, मामला यह है कि बंगाल ने चूक की है। उस तार में भी बंगाल का मामला कभी सिद्ध नहीं किया गया है। अगला मामला जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ बहुत छोटा सा है। क्या माननीय सैमुअल होर इस राय से सहमत हैं?
कि जो स्थिति पूना समझौते और सांप्रदायिक निर्णय के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है, उसके बंगाल में बहुत भयंकर और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। माननीय सैमुअल होर, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। माननीय एन सरकार, मैं समझता हूँ। 7503 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आपकी राय है कि यदि मुसलमानों के स्थानों की बहुत बड़ी संख्या 119 में से 10 या 12 स्थान घटा दिए जाएं तो इसके बंगाल में भयंकर परिणाम होंगे? माननीय एन सरकार, मैं बहुत बड़ी संख्या वाक्यांश को स्वीकार नहीं करता हूं और ना ही मैं यह सोचता हूं कि इसके परिणाम भीषण होंगे। 7509 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपका ध्यान एक क्षण के लिए उन एक या दो प्रश्नों की ओर आकर्षित कर सकता हूं जो माननीय निरपेंद्र सरकार द्वारा पूछे गए थे? इसके कारण यह हो सकता है कि मेरी बारी आने पर वह भाइयां उपस्थित न रहें। माननीय निरपेंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें पिछले वर्ष तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक तार मिला था और वह तार उन्होंने मुझे दिखाया था और मैंने उस तार के बारे में पूछताछ की थी और उस तार के उत्तर में मुझे कुछ तार मिले थे। मैं यह मुद्दा स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि माननीय निरपेंद्र सरकार को मेरे गलत बयान करने पर मुझे सुधारने का मौका मिल सके। जो तार मुझे मिला था वह किसी जांच के जवाब में नहीं था जो मैंने की थी। माननीय एन सरकार, मैं इस विषय को यहीं खत्म करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष, कृपया डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात कहने दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, निरपेंद्र सरकार को संबोधित तार भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था जब अस्पृश्यता निवारण मंडल के सदस्यों को, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने अपने अनशन के बाद की थी, यह ज्ञात हुआ कि यह तार पूना समझौते का विरोध करते हुए माननीय निरपेंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने अपनी मर्जी से यह तार मुझे भेजा जिसका माननीय निरपेंद्र सरकार ने उल्लेख किया है वह मेरी किसी जांच के उत्तर में नहीं था। अगली बात जो मैं समिति के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जब माननीय निरपेंद्र सरकार ने पूना समझौते के विरोध में अपने बंगाली मित्रों से प्राप्त तार मुझे दिखाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह केवल इतना करेंगे कि तार को प्रधानमंत्री के पास उनकी सूचनार्थ बिना किसी टिप्पणी के भेज देंगे। अपने जाने से एक दिन पहले उन्होंने उस पत्र की एक प्रति कृपा पूर्वक मुझे भेजी थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा था। उस पत्र में मैंने देखा कि माननीय निरपेंद्र सरकार ने वह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा ही नहीं था अपितु प्रधानमंत्री से यह जांच करने का आग्रह किया था कि क्या पूना समझौता करने के समय बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हुआ था अथवा नहीं। उसकी वजह से मैंने भी तुरंत एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा जिसकी एक प्रति मैं अपनी बारी आने पर समिति के सामने पेश करूंगा। उसमें मैंने भी तार भेजे थे जो मुझे मिले थे और मैंने यह भी कहा था कि तार में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही नहीं कि जब पूना समझौता किया गया था तो उसमें बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था क्योंकि वस्तुतः मैं जानता था कि बंगाल के अनेक सवर्ण हिंदू समझौते के समय उपस्थित थे कि उन्होंने मुझसे बातचीत की थी और मुझसे शर्त मान लेने के लिए कहा था। इस समय इस बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ। 7533 माननीय मिर्जा इस्माइल लॉर्ड लोथियन ने तो कहा था कि विधानमंडल जो सरकार को नियुक्त करता है उस सदन के सदस्यों को नियुक्त करेगा। जब एक बार विधानमंडल द्वारा इन सदस्यों को
सुन लिया जाए तो उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और वे हर मुद्दे जो सरकार के सामने आते हैं विधान मंडल के पास जाकर परामर्श नहीं करते। एक बार वे निर्वाचित हो जाएं तो वे स्वतंत्र हैं, लेकिन संघीय सरकार जो कुछ जानना पसंद करेगी वह है प्रांतीय सरकार के विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांत की किसी भी समय की सरकार माननीय मिर्जा इस्माइल, किसी भी समय की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यदि प्रांत की सरकार में परिवर्तन हो जाए तो क्या केंद्र में भी प्रतिनिधि बदलेगा? माननीय मिर्जा इस्माइल, केंद्र में बदलेगा। यदि आप भारत में जहां पर अति प्रांतवाद पहले से ही उभर रहा है उसे रोकना चाहते हैं तो मुझे यही सबसे बढ़िया तरीका दिखाई पड़ता है। सदन में पहले ही आपके पास लोक तत्व विद्वान हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से प्रांतों में लोकतांत्रिक शासन के कारण इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें किसी खास मुद्दे पर मत देने की आज्ञा के साथ भेजिए। माननीय M.R. जयकर। यदि यह योजना अपना ली जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि यद्यपि आम तौर पर प्रांतीय विधान मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त होगा और जैसा कि श्री जफरुल्लाह खान ने संकेत किया है उस सदन का कार्यकाल 7 वर्ष होगा तो भी कार्मिकों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। 7746 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं भारत मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या स्वीकार संबंधी पत्रों को जो संघ में शामिल होने पर विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किए जाएंगे संविधान अधिनियम में कोई स्थान मिलेगा? माननीय सैमुअल होर। नहीं मिलेगा। 7747 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मान लीजिए कि संघीय न्यायालय में कोई विवाद उठे तो उसे न्यायालय को तय करना होगा कि कोई विषय विशेष जो विवाद की विषय वस्तु है संघ की क्षमता के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। माननीय सैमुअल होर। यहाँ पर मैं एक अनजान आदमी की भांति बोल रहा हूँ। वे संधि को ध्यान में रखेंगे जिस तरह वे अब रख रहे हैं। माननीय तेज बहादुर सप्रू। हाँ। 7748 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु यह संविधान अधिनियम का अंग नहीं होगा। माननीय सैमुअल होर। नहीं, वह संविधान अधिनियम में नहीं होगा। संसद के किसी भी अधिनियम में इस समय संधियां नहीं है। फिर भी माननीय तेज बहादुर सप्रू तथा अन्य भारतीय भूल हो तो सुधार दें। संधियों को सर्वदा ध्यान में रखा गया है। माननीय तेज बहादुर सप्रू। हाँ, संधियां सर्वदा म्यूनिसिपल कानून के अंतर्गत आती हैं। 8102 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं भारत मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्वेत पत्र के प्रस्ताव 70 के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा विधिपूर्ण रूप से जारी किए गए आदेशों का पालन करना गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है। माननीय सैमुअल होर। हाँ। 8103 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि गवर्नर जनरल वित्त से संबंधित ऐसे कोई आदेश जारी करता है जिनका पालन करना प्रांतीय सरकारों से अपेक्षित है तो गवर्नर इनका पालन सुनिश्चित करेगा। माननीय सैमुअल होर। हाँ, संघीय कराधान के क्षेत्र में यह सही है। 8104 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि संघ द्वारा जारी किए गए ऐसे कोई आदेश हों जिनका पालन प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है तो इस बात का ध्यान रखना गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है कि उन आदेशों का पालन हो। माननीय सैमुअल होर। हाँ, गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए आदेश माननीय हरि सिंह गौर विधि सम्मत रूप में जारी किए गए। 8105 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वास्तव में विधि सम्मत रूप से में जारी किए गए एक और प्रश्न
श्वेत पत्रों प्रस्ताव के उस भाग में जिसमें केंद्र और प्रांतों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूँ। मेरी राय में यह उपबंध किया गया है कि प्रांतीय अभिकरण का केंद्र द्वारा उपयोग केंद्रीय विषयों का प्रशासन करने के लिए किया जाएगा या नहीं, यह देखना प्रांत का काम है। वह अपनी व्यवस्था का इस काम के लिए उपयोग कर सकता है। माननीय सैमुअल होर, हाँ, मैंने अन्य संज्ञों से प्राप्त अनुभव के प्रकाश में सदैव यही आशा की है कि हमें यथासंभव कम से कम 2 समानांतर प्रशासन खड़े करने चाहिए और सामान्यतः बेहतर होगा कि प्रांतीय प्रशासन संघीय क्षेत्र के अंतर्गत संघ के निर्देशों का पालन करें और संपूर्ण भारत में दोहरी शासन प्रणाली खड़ी न की जाए। 8106 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बताना चाहता हूं कि यदि प्रांतीय सरकारें अवज्ञा करने लगें और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में न रहे तो केंद्र प्रांतीय अभिकरण का प्रयोग किए जाने के लिए आवद्ध नहीं है और वह केंद्रीय विषयों से संबंधित प्रशासन के लिए अपने संघ के अभिकरण का प्रयोग कर सकता है। माननीय सैमुअल होर, बातें ऐसी ही हैं। 8138 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल का प्रशासन स्तर ऐसा ही है क्योंकि बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन पर्याप्त राजस्व जुटाने में असमर्थ रहा है। यह एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है। माननीय सैमुअल होर, यह एक कारण है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ अस्थायी बंदोबस्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह सही है। 8527 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्वेत पत्र में साधन जुटाने का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात प्रांतीय प्रयोजनों के लिए एक आना, उन परिस्थितियों में संघीय प्रयोजनों के लिए दूसरा आना जुटाए बिना जो पूर्वानुमान के अनुसार आवश्यक नहीं है। दूसरी परिकल्पना यह हो सकती है कि प्रांतों के लिए और अधिक आयकर की आवश्यकता नहीं है किंतु संघ सरकार के लिए इसकी आवश्यकता है और तब आपको दुगनी रकम जुटानी होगी। कल्पना कीजिए कि विहित प्रतिशत 50:50 हो, तब 2 आने जुटाने होंगे ताकि संघ सरकार एक आना प्राप्त कर सके, क्योंकि जो भी वह प्राप्त करेगी उसमें से उसे एक आना प्रांतों को देना होगा, चाहे वे उसे लेना चाहें या नहीं। माननीय सैमुअल होर, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखूंगा। मैं समिति के सदस्यों को इस बाबत स्मरण कराना चाहता हूँ कि विसंगतियां होगी, चाहे कोई भी व्यवस्था क्यों ना की जाए। मैं ठीक यह नहीं बता सकता कि श्वेत पत्र में क्या परिकल्पित है, लेकिन ऐसी प्रत्येक प्रणाली में जिसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य आयकर का विभाजन होता है, किसी न किसी प्रकार की विसंगतियां होना स्वाभाविक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं भारत मंत्री और माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन का ध्यान 2 बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय ऑस्टिन ने कहा कि प्रांत अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का आयकर वसूल करना चाहे तो वह ऐसा उपबंध नहीं कर सकता। मैं उनका ध्यान प्रस्ताव 139 और कोष्टक में दिए गए इन शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विहित प्रतिशत हाशिए में भी निर्दिष्ट संसाधनों से प्राप्त शुद्ध राजस्व के 50% से कम और 75% से अधिक नहीं होगा। माननीय सैमुअल होर, ये वह आयकर है प्रांतों द्वारा अधिरोपित किन्हीं अधिभारों से पृथक। मेरी समझ में इससे यह अभिप्रेत है कि प्रांतों को अपने प्रयोजनार्थ आयकर पर अधिभार लगाने का अधिकार होगा। माननीय एपी पात्रो, यह उसके अतिरिक्त है। 8528 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रस्ताव 139 यही है। माननीय सैमुअल होर,
यही और समिति को मैं यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमने इसे प्रस्तावना के पृष्ठ 30 के ऊपरी भाग में स्पष्ट किया है। 8529 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं भारत मंत्री का ध्यान उनके अभी अभी किए गए कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो संघीय प्रायोजनों के लिए आयकर लगाने के संबंध में है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी अति आवश्यक है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव 141 में यह परिकल्पित नहीं है कि संघीय प्रायोजनों के लिए अधिभार के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी प्रांतों को आवंटित राजस्व अर्थात प्रस्ताव 138 और 139 में दिए गए राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक है। पैरा 141 में गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा है और मुझे अपने उत्तर को उस टिप्पणी के संदर्भ में देखना होगा जो मैं परिचालित करूंगा। माननीय अकबर हैदरी, अनंतः संघीय शीर्षों में 349 भी है, जिसमें निश्चित रूप से कहा गया है अनंतः संघीय शीर्षों के अंतर्गत कृषि आय या निगमों की आय से भिन्न आय पर कर लगाने और प्रशासन हेतु अधिभार लागू करने की प्रांतों की शक्ति के अधीन रहते। लॉर्ड यू सटेस पर्सी, मैं नहीं समझता कि वह इसे निष्प्रभावी कर देता है, क्योंकि जितने भी साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और जो भी साक्ष्य हमने भारत में सुने हैं, वे सब प्रांतीय अधिभारों के घोर विरोधी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे पक्का विश्वास है कि यह व्यापारी लोगों का मत है। लॉर्ड यू सटेस पर्सी, प्रत्येक भारतीय का भी जिससे भी मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है, यही मत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं, वास्तव में यह उनकी राय नहीं है। 8537 लॉर्ड रैकिलर, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रश्न से संबंधित है और मेरी समझ में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक गवर्नर जनरल की सम्मति का संबंध है, निश्चित रूप से संघीय कराधान गवर्नर जनरल की सम्मति के अधीन है। उसके आदेश पर एक संकल्प द्वारा ही, जैसे कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, किसी कर के संबंध में विचार किया जा सकता है। माननीय सैमुअल होर, हाँ, किंतु लॉर्ड रैकिलर वास्तव में इन दोनों स्थितियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सामान्य संवैधानिक स्थिति यह है कि धन संबंधी मत सम्राट की पहल पर ही शुरुआत होते हैं। वास्तव में यह स्थिति अभी विद्यमान है। दूसरी स्थिति यह है जिसमें गवर्नर जनरल भारतीय संविधान में किसी विशेष बाध्यता से हस्तक्षेप करता है। 8538 लॉर्ड रैकिलर, मेरा यह निश्चित मत है कि इससे यही अभिप्रेत है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर को दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि पैरा 141 के अधीन संघीय विधान मंडल को गवर्नर जनरल की पूर्व सिफारिश के बिना कार्य करने की शक्ति होगी। माननीय AMR जयकर, क्या मैं लॉर्ड रैकिलर का ध्यान प्रस्ताव 45 की ओर आकृष्ट कर सकता हूं, जिसमें कहा गया है संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन में कराधान के अधिरोपण के किसी भी प्रस्ताव के लिए गवर्नर जनरल की सिफारिश आवश्यक होगी। माननीय लॉर्ड रैकिलर, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका गवर्नर जनरल की विशेष शक्ति से संबंध है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पैरा 138 में परिकल्पित कर केंद्र के अधिकार क्षेत्र में न चले जाएं, अपितु उनका वितरण प्रांतों में करना होगा।
8575। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, न कि किसी प्रकार का विवाद करने के लिए, बीच में कुछ कह सकता हूँ? समिति इस बात से अवगत है कि वर्तमान और मूलभूत अधिकार अभिव्यक्ति के संबंध में कुछ मतभेद हैं। सिविल सेवाओं का अपना अलग दृष्टिकोण है और सम्राट के विधि अधिकारियों का अपना अलग, और मेरे विचार से इस समिति को खंड का प्रारूपण किए 324 से लेकर पेज संख्या 340 तक पेज छोटे होने के कारण इसे नहीं पढ़ा जा सकता है, जिसके लिए मुझे खेद है। 324 पेज से लेकर 340 पेज तक के बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 में नहीं है, इसलिए आगे 341 से पढ़ रहा हूँ। जब यह पेज किसी अन्य किताब में मिल जाएंगे तो इन्हें मैं पूरा करूँगा। तब तक के लिए ऑडियंस से क्षमा चाहता हूँ। माननीय सैमुअल होर, हमारा आशय है कि समवर्ती क्षेत्र में प्रशासन प्रांतीय होना चाहिए। 13,156। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके निर्देशों का पालन किया जाएगा अथवा नहीं, यह भिन्न बात है। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 3,157। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब यह भी स्पष्ट है कि प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगी जब भी उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। माननीय सैमुअल होर, हाँ। संघीय कानून के अधीन। 13,411। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सांप्रदायिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी कुछ स्थान प्रदान करके इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या इससे ये वर्ग अल्पसंख्यक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ जाएंगे? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वे अल्पसंख्यक जिनके बारे में आपने अभी अभी कहा है, वे समुदाय होंगे जो सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत आते हैं और इसमें सम्मिलित है। मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग भी सांप्रदायिक निर्णय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। माननीय सैमुअल होर, इस विचार विमर्श के उपरांत यह बेहतर होगा कि छोड़े गए क्षेत्रों के बाहर बिखरे उन लोगों के बारे में जो अपेक्षाकृत संख्या में कम है, अत्यंत कठिन प्रश्न पर एक बार फिर दृष्टिपात कर लिया जाए और कदाचित समिति के सदस्य तथा प्रतिनिधि भी इस बात पर सर्वोत्तम तरीके से विचार करेंगे। 13,412। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान अपराधी जनजातियों की विभिन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये अपराधी जनजातियों समान आबादी में न्यूनाधिक रूप में बिखरी हुई है। मैं बंबई के बारे में अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। ऐसी ही स्थिति अन्य प्रांतों में है। सामान्य जनसंख्या के बीच बिखरी हुई इन अपराधी जनजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अधिनियम की भारतीय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को अधिनियमित किया जाना चाहिए। यहाँ मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। इस अधिनियम में गवर्नरों को इन लोगों के आवागमन और हितों से संबंधित भी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। क्या पैरा 106 के अधीन गवर्नर को इन बिखरे हुए लोगों के रहन सहन के ढंग को प्रभावित करने वाले या इन्हें संरक्षित किए जाने से संबंधित कुछ ऐसे कुछ भी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना संभव नहीं है? माननीय सैमुअल होर, इन खंडों के अधीन अपवर्जित और आंशिक रूप में अपवर्जित दोनों क्षेत्रों में ही संभव होगा। 13,413। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उदाहरण के लिए पैरा 108 के अधीन ऐसा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि एक बार किसी व्यक्ति की जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है या आदिम वर्ग से संबंधित है, परिभाषा मिल जाने पर उसके लिए वह विधान
पारित कर सकें, चाहे वह अपवर्जित क्षेत्र में निवास करता है या आबादी में, जैसा कि अपराधी वर्गों के संबंध में है। अपराधी वर्गों का विधान विशिष्ट जनजाति के सदस्यों को प्रभावित करेगा, चाहे वे कहीं भी निवास करते हों। माननीय मालकम हेली, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भारत सरकार अधिनियम नहीं है, वे प्रांतीय विधान के विषय बन गए हैं। द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी निर्दिष्टतः गवर्नर की अपेक्षा स्थानीय सरकार को इन लोगों के जो स्थानीय सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधी जनजातियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, आवागमन को नियंत्रित और विभिन्न प्रकार से निर्बाधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः इस आधार पर इन बिखरी हुई आदिवासी जातियों या पिछड़े वर्गों का विशेष संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं है। जो भी हो, यह ऐसा मामला है जिसमें स्थानीय विधानमंडल को स्वयं अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह अधिनियम सरकार के अतिरिक्त गवर्नर को विशेष शक्ति प्रदान नहीं करता। 13,414 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किंतु पैरा 108 के अधीन गवर्नर अधिसूचना जारी करके लोगों को आदिम जाति या पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, और चाहे वे लोग किसी भी क्षेत्र में क्यों ना निवास करते हों, उनसे संबंधित विधान पारित कर सकता है। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार से वह पैरा 108 के अधीन ऐसा नहीं कर सकता। पैरा 108 के अधीन वह केवल अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की बाबत ही ऐसा कर सकता है। 13,530 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इस समस्या के वित्तीय पहलू को साफ करने के लिए एक या दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उनके वित्त पोषण के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन्हें अंततः अपवर्जित क्षेत्र कहते हैं। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 13,531 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं यह बता दूं कि सामान्य बजट प्रांतीय बजट होगा, जिसमें अंशतः अपवर्जित क्षेत्र के लिए उपबंधित धनराशि को भी शामिल किया जाएगा। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 13,532 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस दिशा में निसंदेह संपूर्ण बजट पर विधानमंडल में चर्चा हो सकेगी। माननीय सैमुअल होर, हाँ। पैरा 109 के अधीन रहते हुए। 13,533 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। वे सभी विधानमंडल के कार्य क्षेत्र से बाहर होंगे जब गवर्नर पैरा 70 के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा, क्या ऐसा नहीं है? माननीय सैमुअल होर, हाँ। और पैरा 109, 13,534 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन स्वतः वे प्रांतीय बजट का अंग होंगे। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 13,535 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्रों के बारे में भी ऐसा ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि पैरा 70 चा के अधीन गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व केवल अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों तक ही सीमित है। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 13,536 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका अभिप्राय यह है कि पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गवर्नर प्रांतीय कोष से धन नहीं ले सकता। माननीय सैमुअल होर, डॉक्टर अंबेडकर की अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि ने श्वेत पत्र में एक भूल को ढूंढ लिया है। 13,537 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह उसमें से धन नहीं ले सकता? माननीय सैमुअल होर, मसौदे के अनुसार ऐसा प्रांतीय कोष में से नहीं कर सकता। यह एक कमी है जिसे हम अंतिम मसौदे में सुधारना चाहते हैं। 13,538 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा पैरा 49 है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान इस संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसके उपखंड 5 का कहना है कि अपवर्जित क्षेत्र के लिए अपेक्षित खर्च गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। माननीय सैमुअल होर, हाँ।
13,539 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या मैं यह समझूं कि पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन में गवर्नर को, जो संभवतः गवर्नर जनरल का एजेंट होगा, उतनी धनराशि पर निर्भर करना पड़ेगा जो उसे अपने विशेष उत्तरदायित्व का प्रयोग करते हुए गवर्नर जनरल द्वारा दी जाए? माननीय सैमुअल होर, नहीं, गवर्नर अपने आप प्रांत से धन मांगेगा। 13,540 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए क्या आप गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध का संशोधन करना चाहते हैं जिससे कि वह पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन के लिए भी प्रांतीय निधियों से धन ले सके? माननीय सैमुअल होर, हाँ। श्री M.R. जयकर, क्या अब यह पैरा 96 उपपैरा खा के अंतर्गत नहीं आता? गवर्नर प्राक्कलित राजस्व का एक विवरण तैयार करवाएगा और फिर आपने उन आंतरिक अतिरिक्त प्रस्तावों, यदि कोई है, को पृथक पृथक भी निर्दिष्ट करने की शक्ति दी है, चाहे मतदान योग अथवा मतदान के आयोग शीर्षों के अंतर्गत, जिन्हें गवर्नर अपने विशेष उत्तरदायित्वों में से किसी की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है। विशेष उत्तरदायित्वों के अंतर्गत अंशतः अपवर्जित क्षेत्र पर किया गया खर्च भी शामिल है। 13,541 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, डॉक्टर अंबेडकर ने जो मुद्दा उठाया है वह पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र के बारे में है और प्रारूपण में गलती से इससे अधिक कुछ नहीं। यह दिखाई देगा कि प्रांतीय गवर्नर अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों के लिए प्रांतीय निधियों के लिए लिख सकता है, जबकि वह पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्रों के लिए प्रांतीय निधियों के लिए नहीं लिख सकता है। यह प्रारूपण की एक कमी है। 13,722 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री जोशी ने जो सवाल पूछे हैं, क्या मैं उनसे उत्पन्न एक सवाल पूछ सकता हूं? मैं भारत मंत्री का ध्यान उस कठिनाई की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे मैं महसूस करता हूं। मसौदे के पैरा 109 के अधीन अपवर्जित क्षेत्र और अंशतः अपवर्जित क्षेत्र में किया गया अंतर इस आधार पर है कि अंशतः अपवर्जित क्षेत्र में विचार विमर्श संभव है अथवा गवर्नर को उसे नामंजूर करने की शक्ति है, जबकि पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र के मामले में गवर्नर को उस पर कोई चर्चा होने देना मना है। मेरी कठिनाई यह है कि कल मेरे विचार में मेजर एटली के एक सवाल के उत्तर में भारत मंत्री ने कहा था कि अपवर्जित क्षेत्र के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने की दृष्टि से केंद्र असम को जो अंशदान देने के लिए आवद्ध है, क्या वह एक निश्चित की गई रकम नहीं है, अपितु असम प्रांत के समान राजस्व का एक अंग होगा? मैं यह मानता हूं कि आपने ऐसा ही कहा था। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में मैंने सवाल कुछ अनिर्णित छोड़ दिया था। क्या उसे एक भी निर्दिष्ट अनुदान होना चाहिए अथवा उसे साधारण अनुदान से मिला दिया जाए? 13,723 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरी धारणा यह बन गई थी कि आपने ऐसा कहा है कि आपको नहीं मालूम है कि वह एक निश्चित रकम होगी। माननीय सैमुअल होर, नहीं, मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा था और जो भी मेरा कहने का आशय था वह यह था कि जिन आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे थे उनमें हमने यह मान लिया था कि वह अंश सामान्य कोष का अंग होगा, किंतु मैं इस बारे में निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या यही इस बारे में सर्वोत्तम उपाय है। 13,724 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल ठीक। मैं इस बात का एक और पहलू लेता हूँ। जो सवाल मैंने पूछा था उसके उत्तर में आपने कहा था कि जहाँ तक अपवर्जित क्षेत्र के वित्त का संबंध है, आप श्वेत पत्र में पाई गई कमी को दूर करने और प्रांत के गवर्नर को असम प्रांत के सामान्य कोष में से धन लेने की इजाजत देने जा रहे हैं, जिसे अपवर्जित क्षेत्र के अंदर खर्च करना संभव है।
माननीय सैमुअल होर, हाँ 13,725। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं जो कठिनाई महसूस करता हूँ वह यह है कि यह गवर्नर के पास अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन चलाने के लिए असम के प्रांतीय कोष में से धन लेने की शक्ति होगी, तो क्या वह पैरा 109 में दिए गए इस उपबंध के अनुरूप है? विधानमंडल को अपवर्जित क्षेत्र के कार्यकलापों पर चर्चा करने से सर्वथा प्रतिबद्ध होना चाहिए। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने एक कठिन मामला उठाया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ी धनराशि अंतर्ग्रस्त हो। इसका कारण यह है कि असम के पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र पर व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा केंद्रीय कोष से प्राप्त किया जाएगा, किंतु मेरा विचार है कि यह मान लिया जाए कि आवश्यक धनराशि के अतिरिक्त भी धनराशि लेनी होगी। 13,726। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आपने कल कहा था, इन सब क्षेत्रों में जहां अंशतः सभी अपवर्जित क्षेत्र होंगे वहां का बजट सामान्य बजट होगा, जबकि गवर्नर अपने साधारण उत्तरदायित्व के अधीन अतिरिक्त रकम की व्यवस्था न करे। उस दशा में संपूर्ण बजट विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जा सकेगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कठिनाई कैसे दूर हो पाएगी। माननीय सैमुअल होर, हमने इसी प्रकार की एक कार्रवाई की स्थिति में फायदा समझा था, अर्थात ठेके के माध्यम से, परंतु इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। मैं बार बार के विचार विमर्श से बचना चाहता हूँ। 13,727। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं मानता हूँ कि यह प्रायोजन विचार विमर्श प्रतिबद्ध करके और गवर्नर को उसे निषेध या अस्वीकार करने जैसा भी वह आवश्यक समझे की शक्ति देकर सर्वोत्तम ढंग से पूरा किया जा सकता है। माननीय सैमुअल होर, इन भूभागों पर काम करने वाले लोगों ने हम पर इस बात पर बहुत जोर दिया था कि पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र की दशा में विचार विमर्श को अपवर्जित करने में बड़ा फायदा है, लेकिन मुझे असम में प्रांतीय कोष में से खर्च की हमेशा कठिनाई महसूस हुई है। मेरे विचार में समिति और प्रतिनिधि इस बात पर विचार करें कि मान लीजिए 3 वर्ष की अवधि के लिए ठेका बजट हो और जब ठेके का नवीकरण किया जाए तब क्या उस पर चर्चा हो सकती है, किंतु यह भी इसलिए कह रहा हूं ताकि समिति संपूर्ण स्थिति को जान ले कि ऐसा करना अनेक विशेषज्ञों के विचारों के प्रतिकूल है। 13,728। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किंतु मैं मानता हूं कि विशेषज्ञों का जो प्रायोजन आपकी दृष्टि में है वह इस बात से भली भांति पूरा हो जाएगा कि गवर्नर को संकल्प और विचार विमर्श की इजाजत देने की शक्ति हो। माननीय सैमुअल होर, हम जिस बात से बचना चाहते थे वह यह है कि गवर्नर को इस प्रकार के विचार विमर्श से सर्वथा इनकार करना पड़ेगा। इससे उनकी विकट स्थिति हो जाएगी और हमें पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र की स्थिति में यह नहीं सोचते कि विचार विमर्श होगा और हमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते जिससे विचार विमर्श की इजाजत देना प्रतीत हो और जो हमारे विचार में उस क्षेत्र के लिए नुकसानदायक होंगे। स्थिति यही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं केवल यह सुझाव दे रहा था कि गवर्नर की शक्ति उसके खिलाफ पर्याप्त संरक्षण में होगी। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। 19,923। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं इस मुद्दे पर एक सवाल पूछ सकता हूँ? जैसा कि मैं समझा हूँ सीमावर्ती क्षेत्र में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जाएगी। माननीय सैमुअल होर, हाँ 13,924। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं यह नहीं समझ पाया कि यदि समवर्ती क्षेत्र में समवर्ती विधि से निर्वाचन से उत्पन्न किसी मसले में प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपील की जा सकती है तो संघीय न्यायालय से ऐसी अपील करने की इजाजत देने में क्या कठिनाई हो सकती है? माननीय सैमुअल होर, इसका एक कारण यह है कि हम संघीय न्यायालय पर काम
का अंबार लादना नहीं चाहते और शुरू में ही बहुत सारे न्यायाधीशों की मांग सुनना नहीं चाहते। 14,373 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत मंत्री से मैं पैरा 135 के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह पैरा 155 संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के बारे में है। मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आता जो इसमें किया गया प्रतीत होता है। पैरा 155 को पढ़ने पर मैं यह समझता हूँ कि आप संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के विषय में इस आधार पर अंतर करना चाहते हैं कि जहाँ विवाद के पक्षकार वे हों जो उपखंड का और खा में वर्णित है, वहाँ संघीय न्यायालय को अनन्य आरंभिक अधिकारिता दी गई है, किंतु संघीय न्यायालय तथा अनन्य आरंभिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब पक्षकार गैर सरकारी व्यक्ति हो। अब मैं जो प्रश्न पूछना चाहूंगा वह यह है, दोनों स्थितियों में मसला एक ही है, अर्थात संवैधानिक मुद्दा जिसमें संविधान अधिनियम का निर्वचन निहित हो, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि पक्षकारों पर आधारित संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के विषय में यह अंतर क्यों होना चाहिए जबकि मुद्दा वही है। माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में संघीय न्यायालय के साथ प्रायः यही होता है कि आरंभिक अधिकारिता इकाइयों के बीच के विवाद में अधिकारिता होती है और व्यक्ति अपीली अधिकारिता में ही सहाधिकार आता है। 14,374 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें जहाँ संविधान अधिनियम का निर्वचन अंतर्ग्रस्त है वहाँ मामला सीधे संघीय न्यायालय में आना चाहिए। तब मेरा विचार है कि इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता, चाहे पक्षकार संघ की इकाइयों हो या गैर सरकारी व्यक्ति। माननीय सैमुअल होर, मैंने यह सोचा था कि यह संघीय न्यायालय की आवश्यक कारक शर्तों में से एक है। मेरे विचार में यदि उसे व्यक्तिगत मामलों में भी आरंभिक अधिकार होगा तो उसमें मुकदमों का अंबार लग जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु फिर भी मुद्दा दोनों स्थितियों में एक ही होगा, अर्थात संविधान अधिनियम का निर्वचन। यदि अंतर भिन्न वाद हेतु पर आधारित हो तो मैं उसे भलीभांति समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ वाद हेतु वही है अर्थात अभी वाक वही है यानी संविधान भंग किया गया है, वहाँ मुझे इकाइयों और पक्षकारों के आधार पर अंतर करने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। 14,380 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब एक और सवाल है जो कि भारत मंत्री से पूछना चाहता हूँ और वह यह है कि मुझे इसके बारे में श्वेत पत्र में कोई भी उपबंध दिखाई नहीं पड़ता। क्या भारत मंत्री महोदय आप यह वांछनीय समझते हैं कि ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए जो गैर सरकारी व्यक्तियों को इस घोषणा के लिए मुकदमा चलाने की इजाजत दे कि आमुख अधिनियम असंवैधानिक है, भले ही वह किसी भी निर्दिष्ट प्रायोजन की मांग न करे। मेरा अभिप्राय है कि सब मामले जिनके लिए आपने उपबंध किया है, मुझे ऐसे मामले दिखाई पड़ते हैं जिनमें किसी भी निर्दिष्ट प्रायोजन की मांग की जाए। यह वांछनीय हो सकता है कि गैर सरकारी व्यक्ति अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए इसे परखना चाहे। यदि उससे कोई संदेह है कि संघ द्वारा या किसी प्रांत द्वारा किया गया विशिष्ट प्रस्ताव असंवैधानिक है, जिसका कि भविष्य में अपनी स्थिति के लिए भी निर्दिष्ट प्रयोजन मांगने का कोई कारण नहीं है। माननीय सैमुअल होर, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में मुझे वकील न होने के कारण कुछ संकोच है, किंतु यदि मैं एक आम आदमी की भांति अचानक इसका उत्तर दूं तो मैं यह कहूंगा कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्दिष्ट मुद्दे के बिना इस प्रकार का साधारण अधिकार देना अत्यंत कठिन था। मार्क्वेस ऑफ रीडिंग। क्या मैं यह मत व्यक्त कर सकता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है वह वास्तव में कानून है जो कि इस देश में लागू होता है। इस देश में इस प्रकार के आवेदन
पत्रों पर हम अर्थात कठिनाइयों के मामलों को मंजूरी नहीं देते जब तक कोई सार्थक विवाद न हो, और ज्यों ही विवाद होगा ऐसा किया जा सकता है, हम इसको कभी मंजूर नहीं करते, और मैं नहीं समझता भारत में भी करते हैं। माननीय हरि सिंह गौर, कोई वाद हेतु नहीं, कोई वाद अधिकार नहीं। श्री जफरुल्लाह खां, असल में यदि संविधान में ऐसा उपबंध डाल दिया जाए जो बहुत अधिक कठिनाइयां हो जाएंगी, अधिनियम के पारित होते ही भारत में लाखों मुकदमे दाखिल होने लगेंगे। 14,381 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं नहीं समझता कि हर कोई अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। माननीय सैमुअल होर, भारत में कानूनी पेशे के लिए यह उत्तम काम होगा। 15,741 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत मंत्री महोदय के गा में अपवादों के बारे में केवल एक प्रश्न, विशेष अधिकार, गवर्नर जनरल विशेष अधिकार। जो मैं समझा हूँ स्थिति इस प्रकार है, साधारणतः विधानमंडल विभेदकारी अधिनियम पारित नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल साधारण तौर पर बोल रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 15,742 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रशासनिक दृष्टि से विद्यमान सरकार तब तक विभेद नहीं कर सकती जब तक कि वह गवर्नर इसका समाधान न कर दे कि असल में कोई विभेद नहीं हुआ है। माननीय सैमुअल होर, नहीं। माननीय एम.आर. जयकर, गवर्नर जनरल, 15,743 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गवर्नर जनरल या गवर्नर, क्योंकि परंतुक में दोनों का उल्लेख है। सैद्धांतिक रूप से और साधारण रूप से यही स्थिति है कि ऐसा नहीं है। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 15,744 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब उपखंड गा के अधीन गवर्नर जनरल को विभेद करने वाला अधिनियम पारित करने का अधिकार होगा यदि वह इस प्रावधान के शब्दों के अंतर्गत आता है। मेरा अभिप्राय यह है कि जो अधिकार आप गवर्नर को दे रहे हैं वह न केवल प्रशासनिक प्रयोजन के लिए बल्कि विधायी प्रयोजन के लिए भी है। माननीय सैमुअल होर, पत्र के प्रस्ताव 18 के अंतर्गत यह व्यापक अधिकार है। 15,745 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों के बारे में, जिससे कि गवर्नर विभेद कर सके, हालांकि सरकार ना कर सके। माननीय सैमुअल होर, शांति और सौहार्द के किसी गंभीर खतरे को रोकने के लिए 15,746 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ। अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य क्या है। मैं यह देखने के लिए एक या दो दृष्टांत रखूंगा कि क्या यही आपका अभिप्राय है। मैं यह मान लेता हूं कि इस खंड के अधीन गवर्नर जनरल किसी भी गंभीर खतरे के निवारण के रूप में कह सकेगा कि सेना में कुछ व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। क्या गवर्नर इसके अधीन ऐसा कर सकेगा? माननीय सैमुअल होर, मैं मानता हूं कि सिद्धांततः ऐसा होगा, किंतु शांति और सौहार्दता को गंभीर खतरे के संबंध में यह बहुत दूर की बात होगी। उदाहरण के लिए, उस ठोस मामले को रखते हुए मैं यह कल्पना नहीं कर सकता जो संभवतः डॉक्टर अंबेडकर के मन में है कि गवर्नर जनरल यह कहे कि एक यूनिट शुरू करने के प्रस्ताव से भारत की शांति और सौहार्दता को खतरा है। 15,747 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। यही वह बात है जो मुझे व्याकुल कर रही थी। माननीय सैमुअल होर, मैं यही नहीं कह रहा हूँ क्या सैनिक दृष्टिकोण से यह योजना सही होगी या गलत, किंतु मैं यह नहीं समझता कि यह रक्षोपाय की परिधि के अंतर्गत जाएगा। 15,748 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और न ही गवर्नर के विशेष अधिकार के अंतर्गत आएगा कि दलित वर्गों को पुलिस में नौकरी नहीं दी जाएगी। माननीय सैमुअल होर, नहीं। सभी साथियों को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को समाप्त कर दिया गया है, जो भाग 1 से लेकर भाग 40 तक में है।
अब आगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से शुरू करने जा रहा हूं, जो खंड 21 तक लगातार जारी रहेगा। सभी को धन्यवाद। सभी के अंदर आत्मा में बैठे